फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने कल इसमें बातचीत चैप्टर को पढ़ लिया पूरा। अब आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो हमने आपको जो अंडरलाइन करवाया था उसके अनुसार अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बातचीत चैप्टर से है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो आप लोगों को पता है बालकृष्ण भट्ट है। तो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद फिर नीचे में है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो ये भारतेंदु युग के हैं, ये भी हो गया। उसके बाद 100 अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा है, तो आप इसको याद रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के यहीं ये उपन्यास है। उसके बाद चार नंबर में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो कल पढ़ के मैंने बताया था, यूरोप के लोगों में। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो ये प्रदीप होगा, हिंदी प्रदीप है वैसे, लेकिन आप प्रदीप भी लिख सकते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, ये बातचीत की शैली, ये हो गया। उसके बाद दूसरे पेज में हम लोग आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं 7 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो निवास स्थान ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं लिखना, अपने अजनबी नहीं है, ये थोड़ी गलत दे दिया गया, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया होगा किसी तरह से। तो आपको लिखना है जो मैंने उपन्यास जितना आपको अंडरलाइन कराया था, आप वीडियो जाके फिर से देख लीजिए, जितना अंडरलाइन कराया था उतना आपको उसमें लिखना है। और सारा उपन्यास आपको याद रखना है। ये तो एक ही उपन्यास के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपको सारा उपन्यास याद रखना है। फिर यहाँ से बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर कैसे आप लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, तो इसमें आपको बेनी प्रसाद भगत भट्ट थे, तो आपको बेनी प्रसाद भट्ट में डायरेक्ट आंसर लिखना, ऑप्शन इतना नहीं उतारना है। जैसे क्वेश्चन ये वाला आपने लिखा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। डायरेक्ट आपको 23 जून 1844 लिखना है, 4 ऑप्शन नहीं लिखना है अपने कॉपी में। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु में भी आपको लिखना है 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे जाएंगे। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था, पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया, वो है हिंदी शब्दकोश का। यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये भी बना लेंगे आप, इसमें आंसर दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके ये आंसर देख सकते हैं इसका, यहीं पे सारा आंसर आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो अब हम जाएंगे सब्जेक्टिव आंसर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव आंसर है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। यहाँ वाक शक्ति लिखा हो, लेकिन वाक शक्ति ये होगा, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। लिखा ही हुआ, आप इसको देख के कॉपी में लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 नंबर का रहेगा तो आप इतना ही लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन में बोल देगा व्याख्या करें और वर्णन करें, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये पिछले ईयर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के विचार, यहाँ तक है इसका आंसर। तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लेंगे इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। तो तीसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे सारा आंसर है इसका, यहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद इस पेज में है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद 5 नंबर में व्याख्या करें। तो जब भी कोई व्याख्या पूछा जाएगा तो उसको कैसे करना है, ये शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको पंक्ति के माध्यम से ये समझना होगा कि ये है किस चैप्टर से। परीक्षा में तो इस चैप्टर का नाम नहीं दिया रहेगा, और दिया रहेगा व्याख्या करें। और नीचे में ख नंबर में सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक वो गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो आपको कहानी को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार वो पढ़ें, लेकिन कहानी हो निबंध हो कुछ भी, उसको 4 बार से 5 बार पढ़ें। लेकिन मतलब एक दिन में नहीं पढ़ें, तो मतलब टाइम अपना पूरा ले लें, उतना पढ़ें। और उसके बाद आपको वो याद हो जाए मतलब कोई भी कहीं से पूछे तो आपको ये पता चल जाए कि ये इसी निबंध, इसी कहानी या इसी नाटक का ये भाग है। तो जैसे शुरुआत हम लोग इसी तरह करेंगे। इसका लिखने का प्रारूप ये है, प्रस्तुत व्याख्या या प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2, यहाँ पे है लिखा हुआ, मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, यहाँ से है, यहाँ से लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ से है।
प्रस्तुत व्याख्या ये क का जहाँ से आंसर व्याख्या है ना वहाँ से है। विगत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने कहा है कि यहाँ तक आपको हर क्वेश्चन में लिखना है जो उस चैप्टर का रहेगा। जैसे मान लीजिए तिरीच आपका 12वां चैप्टर में तिरीच है, कोई पंक्ति तिरीच चैप्टर से यहाँ पे दे दिया, कोई व्याख्यान पर कोई लाइन उठा के दे दिया और बोलेगा इसका व्याख्या करने, तो आप सबसे पहले इतना लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ कितना सा। यहाँ से जो है लाइन प्रस्तुत व्याख्यान, यहाँ नीचे नीचे भी आपको देखना है। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसी कहानी रहेगी वहाँ पे उस लेखक का नाम आपको देना है। रचित बातचीत, कहानी का नाम भी चेंज होगा। जैसे तिरीच है तो तिरीच में लेखक का नाम लिखना, रचित तिरीच। शीर्षक निबंध है, मतलब आपको जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि निबंध जो मतलब विधा है वो है क्या, निबंध है। अगर आपको याद करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए उसका कितना यूज है। पहले तो लेखक का नाम मैंने याद करने बोला था, उसका भी यहाँ पे यूज है। पाठ का नाम याद करने बोला था, वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है आपका। और निबंध से उद्धृत है, यहाँ देखिए निबंध लिखा गया है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहानी एक निबंध है तो आप यहाँ लिखेंगे कैसे, जब तक आपको पता नहीं होगा। तो ये एक लाइन 2 लाइन आपको हर व्याख्या में लिखना है। जैसे ख नंबर में सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो यहाँ पे फिर से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मतलब शुरू का 2 लाइन आपको इसी तरह लिखना है जैसे सब मैं बताया हूँ। बाकी आप इसका वर्णन आप देख सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये वर्णन जैसे कि आप इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, जितना हो कम से कम 6 या 7 लाइन में अपना आंसर आप लिखेंगे। व्याख्या जब भी लिखेंगे 6, 7, 8 लाइन 10 लाइन तक आपको लिखना है व्याख्या, तब नंबर आपको पूरा दिया जाएगा। पूरा तो नहीं दिया जाता, 5 में लगभग 4 नंबर दे दिया जाता है, तो उतना आपको लिखना है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो निबंध की विशेषता तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। लास्ट में मैंने बताया था कि इस निबंध की क्या विशेषता है। उसके बाद कोई भी कहानी का सारांश या संक्षेपण, इसमें आप उसको ये भी बोल सकते हैं। अगर संक्षेपण आ जाएगा कि इसका संक्षेपण कीजिए तो आप ये भी लिख सकते हैं पूरा यहाँ से। ये आपको लिख सकते हैं इसका बातचीत का निबंध का विशेषता है, संक्षेपण भी यही हो गया। तो जहाँ तक ये व्याकरण की बात है, जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो इसको देखेंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर करके पूरा लिख लीजिए। वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं आप, डाउनलोड करके आप पूरा इसका आंसर पहला चैप्टर का लिख सकते हैं अपने फेयर कॉपी में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर का बताऊँगा।